हेलो बच्चों, ये आपका जो है वो अकाउंटेंसी का पहला क्लास है जिसमें हम सबसे रूट जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। या आप 12th में पढ़ाई करें या 11th में पढ़ाई करें, आपको बिना बेसिक जर्नल एंट्रीज के कोई भी चैप्टर आप नहीं बना सकते। चाहे आप बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो या डेप्रिसिएशन हो, या फिर आप 12th का किसी भी चैप्टर को कर रहे हो, चाहे पार्टनरशिप पढ़ें या फिर आप शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ें, बिना जर्नल एंट्री के आपका काम नहीं होना। यानी आप जो है वो आज ABCD पढ़ने जा रहे हैं आपके अकाउंटेंसी का। तो हम सबसे पहले बेसिक रूल से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें आती है कि जब आप ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स में कौन से अकाउंट्स को हमको आइडेंटिफाई करना है, उन अकाउंट्स में हमको क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो आप जो है जितने भी बिगनर्स हैं जुड़े रहें, सारी क्लासेस जो है वो आप अटेंड करते रहें। आपको जर्नल एंट्रीज ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज जो है हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री से या जर्नल से हमको स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज आखिरकार होती क्या है। कोई भी इवेंट है, इवेंट यानी कि हमने जो है वो किसी से कुछ खरीदा, किसी को कुछ बेचा, या हमने कैश रिसीव किया, या हमने कैश पे किया, फर्नीचर परचेज किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ये सारे जो है वो इवेंट्स हैं। सो एनी हैपनिंग और इवेंट्स, ठीक, इन इवेंट्स को अगर आप मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो तो हम इनको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में काउंट करेंगे। सो इवेंट्स अगर मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड इट इज अफेक्टिंग योर बिजनेस इन एनी मैनर, दे विल बी कॉल्ड एज ट्रांजेक्शंस। तो आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, हम जब भी ट्रांजेक्शन्स वर्ड यूज करेंगे मीन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन की ही बात कर रहे हैं। जब हम आपके सारे जितने भी न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी भी बिजनेस को, इफ वी आर रिकॉर्डिंग इन जनरल, तो अगर हम इसको जनरल में रिकॉर्ड कर रहे हैं इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है? कोई भी इवेंट जब होती है उसका एक स्पेसिफिक डेट होता है कि पहले इवेंट कौन सी हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो इन दी सीक्वेंस ऑफ इट्स हैपनिंग ऑन, या आप डेट के हिसाब से इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जब हम डेट ऑफ हैपनिंग के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में, या फिर इट इज एन एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन जनरल, सो दीज ट्रांजेक्शन्स, इन ट्रांजेक्शन्स को ही हम जर्नल एंट्रीज के नाम से जानते हैं। एंड व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या है? तो इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज अ बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। जिस बुक में आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो उनको हम जर्नल कहेंगे, एंड जिन ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड कर रहे हो उनको हम जर्नल एंट्रीज कहेंगे। अब जर्नल एंट्रीज जो है हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड होती है, एंड सबसे पहले आप जर्नल में रिकॉर्डिंग्स करते हो, डेट वाइज इसको रिकॉर्ड किया जाता है जिसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हो, और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही आपको इसको रिकॉर्ड करना है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कहते हैं। तो हम एक बार इसके डेफिनेशन फटाफट देख लेते हैं, फिर हम इसके रूल्स पर आएंगे। तो सबसे पहली चीज, जर्नल एंट्रीज मीन्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स या एक्ट of recording your bookkeeping of the transactions in the journal is called as what? That is journal entries. तो इन transactions को हम journal entries कहते हैं, and the book of recording is called as journal. अब आपका बेसिक जो प्रिंसिपल है इन अकाउंटिंग, दैट इज ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो हर ट्रांजेक्शन का एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा। तो हमने यहाँ DR क्यों लिखा, CR क्यों लिखा? D फॉर डेबिट रिकॉर्ड, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, एंड CR फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। लेकिन आप CR और DR नहीं पढ़ोगे, आप इसको डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ोगे। सो व्हाट इज द वर्ड दैट आई एम यूजिंग इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जैसे आपके
मैथ्स में प्लस और माइनस होता है, इसी तरीके से हम यहाँ डेबिट और क्रेडिट में सारे ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्रेस करते हैं। और इन्हीं साइड से आप समझते हो कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर कि आउटफ्लो है, इनफ्लो है। तो हम डेबिट और क्रेडिट साइड के रेफरेंस में ही सारी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, ये डिसाइड करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसके दो रूल्स लेकर चलते हैं, ठीक। आपको जो आसान लगे, वैसे तो मुझे मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन मैं आपको गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री भी पढ़ाऊंगी, एंड आप मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न रूल भी पढ़ लो। उसके बाद हम जो है मॉडर्न रूल से सारी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं आपको गोल्डन रूल पढ़ा देती हूँ कि व्हाट इज द गोल्डन रूल। एज पर द गोल्डन रूल, आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं, वट एवर द डिफरेंट अकाउंट्स यू हैव, जैसे परचेज है, सेल्स है, आपके असेट्स हैं, आपके लाइबिलिटीज हैं, उनको मेन तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज नॉमिनल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज रियल अकाउंट। तो आपके क्वेश्चंस में हम आपको अकाउंट्स देकर कैटेगराइजेशन भी पूछते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट भी आपके एग्जाम्स में आता है, और बिना इन दोनों को जाने आप जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी चीज़ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं पर्सनल अकाउंट। नाम में ही पर्सन है, ठीक। तो पर्सनल अकाउंट मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी होता है, पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे हम, आप, राम, श्याम, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये आपके नेचुरल पर्सन हो गए। कैश पेड टू राम, अब राम यहाँ क्या है, एक जीता जागता इंसान है, तो हम इसको पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज कर देंगे। आर्टिफिशियल पर्सन कोई भी कंपनी है, इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ये आपकी आर्टिफिशियल पर्सन में कैटेगराइज हो जाती हैं, क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से ये पर्सन है, ये इंसान है, इनका अपना आइडेंटिटी है, नाम है, और ये अपने नाम पर ही सारे ट्रांजेक्शन्स कैरी करते हैं, ठीक। इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन में, ये नेचुरल तो नहीं है, लेकिन कानून या लॉ आपको इनको पर्सन ट्रीट करता है, इसलिए हम इनको आर्टिफिशियल पर्सन में कैटेगराइज करते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ऐसे अकाउंट्स जो इनडायरेक्टली किसी पर्सन को जो है वो सिग्निफाई कर रहे हो, या फिर कि आपको उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को जो है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती है, उसका हम आपको शॉर्ट में मीनिंग भी बताते चलेंगे। तो नेचुरल पर्सन आप समझ गए होंगे, मैं कुछ नाम लिख देती हूँ, राम, श्याम, डेटर्स, क्रेडिटर्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स में बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर आपके इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आपका सबसे पहला जो आता है वो आपका होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्यों है? बिल्स रिसीवेबल जो है वो कभी भी आपके डेटर को सिग्निफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर बिल्स रिसीवेबल की बात करें कि बिल्स रिसीवेबल है क्या, मैंने किसी पर्सन को सेल किया, सामान बेचा, माल बेचा। मैंने जब सामान बेचा, उस पर्सन ने कहा कि मैं आपको अभी कैश नहीं दे सकता। मैंने कहा ठीक है, तुम कैश मत दो, लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है, या फिर मैं जो हूँ चाहती हूँ कि आप कुछ मुझे सिक्योरिटी दे दे, गारंटी दे दे। तो मैंने क्या किया, उसके नाम पर मैंने एक बिल ड्रॉ कर दिया। मैंने एक बिल बनाया, ड्रॉ करना मतलब बिल बनाया। अब जब मैंने उस पर्सन पे एक बिल बनाया,
तो उसमें मैंने ये लिखा, मैं आपको 3 महीने 2 महीने का टेन्योर दे रहा हूँ, आप मेरे इस बैंक अकाउंट में इतना पैसा जो है वो इस डेट तक जमा करा दें। अब ये बिल जब ड्रॉ किया, सामने वाले पर्सन ने उसको साइन किया, एक्सेप्ट किया एंड वो बिल मुझे लौटा दिया। अब जब 3 महीने 2 महीने कंप्लीट होगा, मैच्योरिटी डेट कहेंगे, उस मैच्योरिटी डेट पर मैंने वो बिल दिखा करके सामने वाले से पैसा ले लेना है। तो इसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। रिसीवेबल मीन्स ऐसा बिल जिसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो अब ये डेटर कौन पर्सन हुआ? डेटर का मतलब वो पर्सन जिससे आपको पैसे मिलने हैं। तो डेटर देनदार याद रखना है, डी फॉर देनदार। अगर मैंने गुड सेल किया, क्रेडिट सेल किया, सामने वाला पर्सन मुझे फ्यूचर में पैसे देने वाला है, ही और शी इज माई डेटर। और डेटर क्या होता है? असट होता है, आप बेसिक्स में पढ़े होंगे ये चीज। एंड डेटर के ऊपर जब हम बिल ड्रॉ करते हैं, उस पर बिल बनाते हैं, तो उस बिल को बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। क्योंकि वो डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है बिल, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में कैटेगराइज होता है। नेक्स्ट जो है वो आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में, दैट इज बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपके क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करता है। बिल्स पेबल आपके क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्रेडिटर्स यानी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने किसी से क्रेडिट पर परचेज किया, तो जब हम क्रेडिट पर सामान परचेज करेंगे तो हमको सामने वाले को पैसे देना, हमको उसको पैसे पे करने हैं। तो इन दैट केस दैट पर्सन इज माय क्रेडिटर, क्योंकि मुझे उसको पैसे देने हैं। अब क्रेडिटर जो है वो आपके लिए लायबिलिटी होती है। तो अब सामने वाले को पैसे लेने हैं, तो उसने क्या किया, बोला कि मैम मैं आपके ऊपर जो है एक बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उस बिल को मानो, एक्सेप्ट करो और वो बिल मुझे दे दो, और फ्यूचर में मैं वो बिल दिखा के आपसे पैसे ले लूँगा। तो जब मैंने क्रेडिट परचेज किया, उस बिल को मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने सामने वाले को लौटा दिया। अब मुझे मेरे एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो मुझे उस बिल के अगेंस्ट पैसे देने हैं, दैट इज माय बिल्स पेबल। तो ये जो बिल्स पेबल है मेरे लिए क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बिल्स पेबल इज कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच कैटेगरी? दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के कुछ और एग्जाम्पल्स हम अलग से देख लेते हैं, फिर आप जो है उसको अपनी कॉपी में एक जगह लिख लें। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, अभी हम पर्सनल अकाउंट ही कर रहे हैं। आपके पर्सनल अकाउंट में अभी तक हमने 3 तरह के पर्सन देख लिए, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में बिल्स रिसीवेबल है जो डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्स पेबल है, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ फिर से मेंशन कर रही हूँ, बिल्स रिसीवेबल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, बिल्स पेबल पर्सनल अकाउंट है। इसके अलावा आपकी जितनी लाइबिलिटीज होती है, आपका बैंक लोन हो गया या फिर लोन हो गया किसी भी तरीके का, आपके जो क्रेडिटर्स हो गए ये भी आपके लिए लाइबिलिटी होते हैं, या फिर आपके लिए आउटस्टैंडिंग बिल्स होते हैं, ये सारे के सारे आपकी जितनी भी तरह की लाइबिलिटीज आपने पढ़ी हैं वो सब कैटेगराइज हो जाती हैं, दैट इज अंडर द पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसके अलावा आपने कैपिटल पढ़ा होगा। कैपिटल आपका हमेशा जो है वो प्रोप्राइटर को या फिर आपके ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में कैटेगराइज होता है। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये देखा कि आपके गोल्डन रूल में, अंडर द गोल्डन रूल, आपके जितने भी तरह के अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं इन 3 ग्रुप्स, जिसमें पहला है पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। पर्सनल में आपकी 3 कैटेगरीज हो गई, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। लेकिन आपको याद सिर्फ पर्सनल अकाउंट रखना है। तो पर्सनल अकाउंट में जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सारी की सारी पर्सनल होती हैं। बिल्स रिसीवेबल है, आपके डेटर्स हैं, आपके बैंक्स हैं,
ये असेट होते हुए भी पर्सनल अकाउंट में ही कैटेगराइज होते हैं। इसके अलावा भी हम पर्सनल अकाउंट में फिर से एक बार देखेंगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट कैटेगराइजेशन है। दूसरे हम जो है वो कैटेगरीज देखने जा रहे हैं, जिसमें आपका नॉमिनल अकाउंट अब हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपके नॉमिनल अकाउंट को अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें कैटेगराइज होती हैं। नॉमिनल अकाउंट में आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब आ जाते हैं। एक्सपेंसेस यानी रेंट है, आपकी सैलरी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, बाकी आपके लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया, या फिर आप मिसलिनियस एक्सपेंसेस की बात कर रहे हो, सारे के सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इसके अलावा जितने भी तरह के लॉसेज हैं दे आर ऑल्सो नॉमिनल। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर असेट सब इसमें कैटेगराइज होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कैटेगराइज इन नॉमिनल अकाउंट। आपके एक्सपेंसेस के जैसे ही आपके जितने भी इनकम हैं, जितने भी रिसिप्ट्स हैं और जितने भी गेन्स हैं, जैसे मैंने कहा रेंट रिसीप्ट, इंटरेस्ट रिसीप्ट, ये सब आपके जो है वो कहाँ आ गए, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, कमीशन रिसीप्ट, या फिर हमने कहा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, एक्सपेंसेस हैं। तो अगर किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन है, नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज होंगे। तो नॉमिनल अकाउंट आसान है देखना और समझना। आते हैं हम रियल अकाउंट पे, कि रियल अकाउंट में किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। आपके जितने भी असेट्स होते हैं एक्सेप्ट फ्यू। अब एक्सेप्ट में क्यों कह रही हूँ, एक्सेप्शन कहाँ से आ गया, कुछ असेट्स ऐसे भी होते हैं जो पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज होते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट यहाँ बनाकर दे रही हूँ कि कौन से ऐसे असेट्स हैं जो रियल में ना आके पर्सनल में आते हैं। तो मैं एक्सेप्शंस मेंशन कर रही हूँ, आप इसको कॉपीज में कहीं लिख लें। तो आपके एक्सेप्शंस ऐसे असेट्स जो आपके पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज होते हैं, जिसमें पहला आता है बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट बैलेंसेस, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा होता है आपके डेटर्स, है तो ये असेट, ये कब क्रिएट होता है, क्रेडिट सेल्स पर, वो पर्सन जो आपको पैसे देने वाला है। लेकिन क्योंकि ये इंसान है जीता जागता, तो हम इसको पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज कर देते हैं। तीसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, जो आपके डेटर को जो है उससे आप एक्सेप्ट करवा रहे हो, उस पर ड्रॉ कर रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सनल में जाता है, रियल में नहीं जाता। देन accrued income. Accrued income means income earned but not received. मैं मीनिंग भी लिखती जा रही हूँ, आप भी ये नोट्स बनाते जाएंगे। और पांचवा है एडवांस पेमेंट्स, जिसको आप प्रीपेड के नाम से जानते हो। तो ये आपके कौन से असेट्स हो गए, ऐसे असेट्स जो रियल अकाउंट के एक्सेप्शंस हैं। तो सारे असेट्स आपके रियल अकाउंट में कैटेगराइज होते हैं एक्सेप्ट दीज। कौन कौन से हैं, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अक्रूवर्ड इनकम। अक्रूवर्ड इनकम यानी हमने इनकम अर्न कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ये अक्रूवर्ड कमीशन हो सकता है, आपका अक्रूवर्ड इंटरेस्ट हो सकता है, और एनी अदर इनकम। इसी तरीके से एडवांस पेमेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी हमने ड्यू डेट के पहले ही अपने खर्चे पे कर दिए, तो हमको इससे फ्यूचर बेनिफिट है, इट्स एन एसेट। लेकिन आप इसको पर्सनल में कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि ये तीनों आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी पर्सन को। तो इन पांच को छोड़कर आपके जितने भी एसेट्स हैं, जैसे बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके जितने भी असेट्स आप सोच सकते हो, कार और भी दूसरे असेट्स होते हैं, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे रियल अकाउंट में कैटेगराइज होंगे। तो हमने अभी तक ये देखा कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं ट्रांजेक्शन्स में,
उनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाएगा, दैट इज पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। अब हम इनके बेसिक रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ये रूल्स अभी तक क्लासिफिकेशन लिख लिया होगा। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन देख लिया एंड एज पर द क्लासिफिकेशन अब आपके जर्नल के डेबिट क्रेडिट के रूल्स हमने यहाँ पर लिख रखे हैं आपके लिए। पर्सनल अकाउंट में आपके रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। अब रिसीवर और गिवर क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मैंने एक ट्रांजेक्शन लिया, कैश पेड टू मोहन। अब आप इसमें 2 अकाउंट्स देखेंगे, एक है आपका कैश अकाउंट और दूसरा है आपका मोहन। और मोहन के साथ अगर आप लगाना चाहते हैं अकाउंट तो मोहन अकाउंट लिखेंगे, नाम के साथ हम नॉर्मली अकाउंट नहीं लगाते। तो मोहन को कैश मिल रहा है, तो मोहन जो है वो रिसीवर हो गया क्योंकि उसको पैसे रिसीव हुए। तो ये रिसीवर होने की वजह से डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। यही मैंने लिखा, सोहन पेड अस कैश, सोहन पेड अस कैश। तो सोहन जो है वो हमको कैश दे रहा है, सोहन जो है वो गिवर होगा, तो गिवर को हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर रिसीवर जो भी हो, जो भी अगर पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज हो रहा है तो हम उसको सीधे सीधे जो भी पर्सन रिसीव करेगा वो डेबिट में डालेंगे, अगर कोई पर्सन दे रहा है तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरीके से रियल अकाउंट में देखते हैं, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। तो व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, जैसे हमने लिखा परचेज्ड फर्नीचर। अब आप जब फर्नीचर खरीदोगे तो असेट्स को हमेशा असेट के नाम से ही लिखा जाता है। फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, असेट्स अपने नाम से ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्नीचर अकाउंट है और जब आप खरीद कर ला रहे हो तो आपका कैश जा रहा है, दूसरा आपका कैश अकाउंट है। अब खरीदने पर आपका फर्नीचर बिजनेस में आएगा, फर्नीचर बढ़ रहा है, यानी कम्स इन इज फर्नीचर, गोज आउट इज कैश, कैश जा रहा है। तो फर्नीचर का साइड हुआ डेबिट, तो कैश का साइड हुआ क्रेडिट। इस तरीके से हम देखेंगे, अगर कोई असेट बिजनेस में आ रही है डेबिट में रिकॉर्ड होगी, जा रही है क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स देखेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं सबको डेबिट कर देना आपको। जैसे हमने लिखा रेंट पेड, आप पे करेंगे किसी भी एक्सपेंस को या रिसीव करेंगे किसी भी इनकम को। एक्सपेंसेस और इनकम भी अपने नाम से ही लिखे जाते हैं। रेंट पेड, रेंट अकाउंट, सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, या फिर आपने लिखा डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ट्रैवलिंग अलाउंसेस पे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं अपने नाम से लिखे जाते हैं। तो यहाँ हमने रेंट पेड लिखा, तो आपको एक एक्सपेंस रेंट अकाउंट दिख रहा होगा और पे करने पर आपका कैश तो है ही है, सो कैश अकाउंट है। एक्सपेंस होने की वजह से आपका रेंट डेबिट हो जाएगा और कैश डिक्रीज है एसेट का, तो यहाँ पर हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, गोस आउट, तो दैट इज क्रेडिट। तो अगर आप एक्सपेंसेस, लॉसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट, रेंट पेड डेबिट, सैलरी पेड डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट, और जितने भी इनकम है जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का अपना क्या साइड हो जाएगा, दैट इज क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ देखेंगे कि आपके अकाउंट्स एज पर द गोल्डन रूल, जिनको 3 गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज कहते हैं, एज पर द गोल्डन रूल्स, पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट द रिसीवर। अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो हम उसको डेबिट में लिख देंगे। अगर कोई पर्सन आपको कुछ दे रहा है तो वो गिवर हो गया, तो उसको हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। रियल अकाउंट के रूल्स हैं कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है या आपके बिजनेस में आ रहा है तो उस एसेट को डेबिट करना है, एसेट जाएगा तो उस एसेट को क्रेडिट में डालना है।
नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट कर देना है और आपके इनकम और गेन को क्रेडिट कर देना है। तो ये आपके 3 गोल्डन रूल्स हैं। अब इन्हीं रूल्स को हम कंबाइन करके मॉडर्न रूल ऑफ जर्नल एंट्री भी देखने जा रहे हैं, और मैं आपको मॉडर्न रूल से ही पढ़ाना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी इजी होता है, उसमें शुरुआत में करने के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं होते, तो बच्चे आसानी से कैटेगराइज कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट। क्लियर? मॉडर्न रूल ऑफ जर्नल एंट्रीज। अभी तक आपने ट्रेडिशनल एंड गोल्डन रूल देख लिया, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड ग्रुप्स हमने रूल्स देखे। व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, रिसीवर द डेबिट और गिवर द क्रेडिट एक्सेट्रा। अब हम यहाँ मॉडर्न रूल के हिसाब से 2 ही कैटेगरीज में सारे अकाउंट्स को बांट देंगे। असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, सेम रूल अप्लाई होती है। असेट का ऑपोजिट हुआ लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस का ऑपोजिट हुआ इनकम या रिसिप्ट्स, लॉसेस का ऑपोजिट इज प्रॉफिट या गेन, एंड ड्रॉइंग्स का ऑपोजिट हुआ कैपिटल। तो हम 2 ही कैटेगरीज में बांट रहे हैं, एंड इसके डेबिट और क्रेडिट जो है रूल्स बहुत इजी हो गए। असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। असेट्स में आपको याद होगा इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। तो अगर असेट का लाइबिलिटी ऑपोजिट है, साइड भी ऑपोजिट होगा, तो डेबिट का साइड अगर इंक्रीज शो करता है तो इसका इंक्रीज क्रेडिट में लिखा जाएगा, एंड सिमिलरली इसका डिक्रीज डेबिट में हम मेंशन करेंगे। तो अगर मैं इस बेसिक रूल को फॉलो करूं तो भी मैं सारी जर्नल एंट्रीज फटाफट बना सकती हूँ। कैसे? कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम यहाँ देखेंगे, जिसमें तो आप ये सबसे पहले रूल लिख लें, फिर हम एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर मेंशन करते जा रहे हैं। पहला ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, स्टार्टेड या कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस विथ कैश। आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ओनर बिजनेस में पैसे डाल रहा है, या आप बीच में आपका ओनर बिजनेस में पैसे डाले, कमेंट्स करे, ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि यहाँ पर आपका पहला अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। ठीक। एंड बिजनेस में जब पैसे डाले जाएंगे तो कैश अकाउंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, मेंशन नहीं है, अंडरस्टूड है। पेड समवन, तो पे क्या कर रहे हो? कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ, क्या है? अगर मेंशन नहीं है सर तो कैश ही कंसिडर करना है, तो दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन में मिनिमम आपके 2 अकाउंट्स निकल के आने ही हैं, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। अब यहाँ एक अकाउंट है कैपिटल, दूसरा है कैश। अब इस रूल को कैसे अप्लाई करोगे? कैपिटल आपके सेकंड कैटेगरी में गया, कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा और घट रहा है तो डेबिट में जाएगा। कभी भी अकाउंटिंग बिजनेस करता है, और फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ओनर और बिजनेस अलग अलग पर्सन है। आप जब भी सोचोगे जर्नलाइज करने के लिए, अपने आप को बिजनेस समझ के एंट्रीज करनी है। अब यहाँ पर आप जब अपने आप को बिजनेस समझ रहे हो, आप खुद सोच कर देखो, ओनर अगर आपको पैसे दे रहा है, ओनर अगर आपको कैपिटल दे रहा है, तो आपके लिए आपका कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है? ठीक। तो बिजनेस के लिए कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल का बढ़ना आपको क्रेडिट में लिखना है, यानी यहाँ कैपिटल का साइड हुआ क्रेडिट। अब कैश, बिजनेस को तो कैश मिल रहा है, ओनर की तरफ से नहीं सोचना, बिजनेस की तरफ से सोचो। ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए तो बिजनेस के लिए कैश क्या हुआ? बढ़ा, इंक्रीज, राइज। कैश क्या हो गया? असेट। तो असेट अगर बढ़ेगा डेबिट में रिकॉर्ड होगा, तो ये डेबिट साइड में चला गया। और शुरुआत के लिए आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, अगर 2 अकाउंट है, एक का आपने साइड पकड़ लिया, दूसरे को दूसरे साइड में डाल देना है। जैसे कैश बढ़ रहा है तो डेबिट हुआ, तो कैपिटल ऑटोमेटिकली क्रेडिट ही होगा। तो हम यहाँ क्रेडिट और डेबिट सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि आपको जर्नल एंट्रीज के रूल्स करते समय या जर्नलाइज करते समय दिक्कत ना हो।
अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट। इसके अलावा हम सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक। स्टार्टेड बिजनेस विथ में कैश एंड कैपिटल था। इसी तरीके से सिंपल ट्रांजेक्शन लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000। आप कभी भी अगर गुड्स खरीदते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, गुड्स का मतलब है ऐसा सामान, ऐसी चीजें जिसमें आप डे टू डे डील कर रहे हो, जिसमें आप मेन बिजनेस खरीदने बेचने का कर रहे हो। जैसे मैं अगर फर्नीचर डीलर हूँ तो मेरे लिए टेबल चेयर बेंचेस ये मेरे गुड्स हो गए। इसी तरीके से अगर ग्रोसरी शॉप चलाती हूँ तो मेरे लिए आटा चावल शक्कर ये गुड्स हो गए, क्योंकि इन्हीं को बेचने का और लाने का रखने का खरीदने का मैं मेन काम कर रही हूँ। तो मेरे मेन बिजनेस से जुड़ी जो चीजें हैं जिसमें हम बेचने खरीदने का काम करेंगे ऑन डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस, दोज आर कॉल्ड एज गुड्स। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों की गुड्स अकाउंट जैसी चीज नहीं होती। कभी भी गुड्स अगर परचेस करेंगे, परचेज अकाउंट, गुड्स सोल्ड, सेल्स अकाउंट, गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो अगर आप गुड्स देखेंगे तो ये हमेशा याद रखें, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट ही हो सकता है, गुड्स अकाउंट कभी नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज, अगर आप असेट्स खरीदे, असेट्स परचेज करें, परचेज फर्नीचर ये आपके लिए असेट है, परचेज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर असेट है, तो असेट को असेट के नाम से लिखना है। क्लियर? तो यहाँ पर मेरा जो पहला अकाउंट होगा दैट इज परचेज अकाउंट। और जब आप सामान खरीद कर ला रहे हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि क्रेडिट पर है उधार पर है, तो हम कैश पर मानेंगे कि कैश पेमेंट करके परचेज की गई है। अब हम इसमें रूल अप्लाई करके देखते हैं। आप सोचो अगर आपने खरीदारी की, दुकान पर गए, आपने सामान खरीदा, आप कैश पर कंसंट्रेट करो, कैश इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, कम से नो गोज आउट, सोच कर देखिए। तो कैश आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो आपके लिए कैश क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी अभी आपने मॉडर्न रूल में पढ़ा, असेट का इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। तो यहाँ कैश क्रेडिट साइड में चला जाएगा और परचेज खर्च होने की वजह से डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000। तो अगर मैं गुड्स सेल कर रही हूँ तो मुझे कौन सा अकाउंट लिखना चाहिए, सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब आप सोच कर देखो, अगर मैंने किसी को सामान बेचा तो कैश कम्स इन और गोज आउट, क्या होगा सोच कर देखिए, कम्स इन, कैश आपके पास आ रहा है, कैश असेट है। इफ इट इज कम्स इन तो आपको किस साइड लिखना है, डेबिट। तो कैश का साइड अगर डेबिट हो गया तो इसका साइड क्रेडिट, क्योंकि सेल्स इज रेवेन्यू एंड इनकम रेवेन्यू गेन्स आर क्रेडिटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, रेंट पेड। एक्सपेंसेस और इनकम को उनके नाम से लिखना है, अभी अभी आपको मैंने इसी वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर पे करने की वजह से रेंट एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट, एंड पे कर रहे हो तो कैश अकाउंट। अकाउंट में ए और सी कैपिटल लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो रेंट एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस लॉसेस असेट्स डेबिट, याद आया। तो हम इसका साइड डेबिट लिखेंगे, तो कैश का साइड क्या लिखेंगे, क्रेडिट। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स में एज बिगिनर्स जब आप ट्रांजेक्शन्स को देखें तो आपके ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स में असेट दिख जाएंगे या कैश दिख जाएगा। तो कैश बैंक या असेट्स को हमेशा अगर आप एक लेकर चलो कि इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट आपको क्लिक करेगा कि क्या करना है। बाद में धीरे धीरे करते करते रूल्स आपको याद हो जाते हैं, क्लियर हो जाता है, तो आपके लिए काफ़ी आसान होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जर्नलाइज करेंगे, तो आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स एंड क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छे से तैयार करके रखना है,
ताकि नेक्स्ट क्लास में आप जो भी पढ़े आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सो स्टे फिट, बाय फॉर नाउ।